हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो आज की क्लास में हमें क्या करना था? टॉपिक बताओ मुझे। आज SLO 3.3.6 discuss the effect on the passengers on a vehicle in terms of force and inertia. ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो है हम फोर्स के बारे में तो जो है वो पहले ही स्टडी कर चुके थे। एक और न्यू टर्म के बारे में हम स्टडी करेंगे जिसे हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया देखते हैं, इनर्शिया क्या चीज़ होती है और इनर्शिया जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। असल में इनर्शिया जो है वो कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसको हम मेजर कर सकते हो, बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इनर्शिया जो है वो असल में बॉडी की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी की वो क्या करती है? ये प्रॉपर्टी असल में ये जो प्रॉपर्टी है वो ये करती है कि एक रेजिस्ट, किस चीज में रेजिस्ट करती है? इट रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो स्टेट है उसको चेंज होने से रेजिस्ट करती है। अब स्टेट हमें पता है दो होती है, आइदर बॉडी कैन बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन। सिर्फ ये दो स्टेट होती है हर बॉडी की। बॉडी या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी या तो स्टेट ऑफ मोशन में होगी। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बॉडी को आसानी से अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देती। अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो बॉडी चाहती है कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहे। अपनी स्टेट को चेंज होने से, मोशन में आने से वो रेजिस्ट करती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी जो है वो अपनी मोशन को रेस्ट में आने से रेजिस्ट करती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक ये हैवी सा कबर्ड है जो कि कंप्लीटली फिल्ड है, तो अगर ये कबर्ड जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है और हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने से ज़रूरी नहीं है कि ये जो कबर्ड है वो मूव हो जाए। जब हम इसके ऊपर लाइट अमाउंट और लेस अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो इससे ये कबर्ड मूव नहीं होगा। जब हम इसके ऊपर और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, हम अपनी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो इंक्रीज कर देंगे, लेस सपोज ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये कबर्ड मूव होगा। तो भाई पहले क्यों नहीं मूव हो रहा था? ये पहले इसीलिए मूव नहीं हो रहा था बिकॉज ये जो कबर्ड है इसकी जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया की, वो इस कबर्ड को स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आने के लिए रेजिस्ट कर रही थी। तो हर बॉडी के पास ये प्रॉपर्टी होती है अपनी स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट करने की। एक लाइट एक स्मॉलर अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करके हर बॉडी को हम ना तो मूव करवा सकते हैं ना तो हर बॉडी को जो है वो स्टॉप करवा सकते हैं। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल जो है वो पैसेंजर वाली, जो कि एसएलओ के अंदर भी हमें डिस्क्राइब करनी है कि अगर लेट्स सपोज पैसेंजर जो है वो बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस अगर लेट्स सपोज सडनली स्टार्ट होती है, यहाँ लेट्स से द बस इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ये जो बस है ये हमारी स्टेट ऑफ रेस्ट में और वो सडनली जो है वो इस डायरेक्शन में मोशन में आने लगती है फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो यहाँ मौजूद जो पैसेंजर हैं उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक जर्क फील होगा एंड दिस जर्क इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से जो है वो इन पर्सन को एक जर्क फील होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर ये बस जो है वो सडनली स्टार्ट होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर एक मूविंग बस है, एक मूविंग व्हीकल है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और यहाँ अंदर मौजूद जो पैसेंजर्स हैं वो भी बस के साथ साथ मोशन में, तो जब बस सडनली ब्रेक अप्लाई करती है या सडनली स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर आती है, तो इन पर्सन जो कि बस के अंदर मौजूद है वो पर्सन मोशन में थे, बस रेस्ट में आ रही है तो साथ साथ में पैसेंजर्स भी जो है वो रेस्ट के अंदर या रेस्ट की स्टेट में आ रहे हैं। तो उन पर्सन का जो इनर्शिया है
वो ये करता है कि इन पर्सन को मोशन में ही रखता है, इसको रेस्ट में लाने से रेजिस्ट करता है। तो इसी वजह से इन पर्सन को फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जर्क फील होता है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ देयर बॉडी दैट इज नोन एज इनर्शिया। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल एक बस जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और साथ साथ पर्सन जो है वो यहाँ पैसेंजर जो है वो बस के अंदर बैठे हुए, अगर ये बस जो है वो शार्प टर्न लेती है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ जो पर्सन मौजूद है, पैसेंजर्स मौजूद है बस के अंदर, उनको राइट साइड की तरफ जो है वो एक जर्क फील होगा, एक झटका लगेगा। सिमिलरली अगर बस जो है वो हमारी राइट साइड की तरफ सडनली टर्न ले लेती है, तो अंदर मौजूद जो पैसेंजर्स है उनको लेफ्ट डायरेक्शन में या लेफ्ट साइड पे एक जर्क फील होगा, और ये जर्क जो है वो प्रॉपर्टी है उस बॉडी की जो कि अपने स्टेट को चेंज नहीं होने देती है, और इस प्रॉपर्टी को हम जो है वो इनर्शिया कहते हैं। तो अगर इसके फैक्टर की बात करें कि इनर्शिया फिजिकल प्रॉपर्टी तो नहीं है, इट इज जस्ट अ रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू चेंज इन द स्टेट ऑफ द बॉडी। अगर जो है वो इसके फैक्टर की बात करें तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मास, सिर्फ और सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड करती है ये प्रॉपर्टी इनर्शिया। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उस बॉडी का इनर्शिया भी ज्यादा है, और इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब ये है कि अगर इस बॉडी को हमें रेस्ट के मोशन में लाना है तो भी हमें मुश्किल होगी, रेजिस्ट करेगी बॉडी। अगर हमें उस बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाना है तो भी हम आसानी से नहीं ला सकते, क्योंकि इस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है तो वो बॉडी ज्यादा रेजिस्ट करेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? ये मास के अलावा और किसी चीज पे नहीं डिपेंडेंट होती है? नहीं, ये मास के अलावा किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट से हमारे पास जो है कि सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर हमारे पास एक हैवी सा लोडेड ट्रक मौजूद है, और ये लोडेड ट्रक जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये ट्रक हमारे पास लेट सपोज लोडेड है, जितना ज्यादा लोडेड ट्रक होगा उतना ज्यादा इसका मास होगा, और ये लोडेड ट्रक का अगर मास ज्यादा है तो इसका मतलब है इस बॉडी का या इस ट्रक का जो इनर्शिया है वो भी उतना ज्यादा होगा। सिमिलरली इसके बिल्कुल पैरेलल जो है वो एक बाइसिकल है जो कि मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में एज दैट ऑफ दिस ट्रक। तो ये बाइसिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेट सपोज दोनों की स्पीड सेम है। इसी तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रक मूव कर, हम स्पीड भी मार्क कर देते हैं, लेट सपोज 25 मीटर पर सेकेंड से ये ट्रक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसी तरह से बाइसिकल भी 25 मीटर पर सेकेंड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। और यहाँ लेट सपोज इनके सामने कोई एक पर्सन आ जाता है और इन बाइसिकल और इस ट्रक को स्टॉप होना है बिकॉज सामने एक पर्सन आ गया। तो अगर ये दोनों ब्रेक अप्लाई करते हैं, बाइसिकल वाला भी ब्रेक अप्लाई करे और ट्रक वाला भी जो है वो ब्रेक अप्लाई करे, तो कौन सी बॉडी है जो कि आसानी से मोशन से रेस्ट में आ जाएगी? बाइसाइकिल। बाइसिकल आसानी से रेस्ट में आ जाएगी बिकॉज बाइसिकल का इनर्शिया कम है, और बाइसिकल का इनर्शिया कम है बिकॉज बाइसिकल का जो है वो मास कम है। जब मास कम होता है तो बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस भी कम होती है स्टेट को चेंज करने में। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो इसका मतलब है हम उस बॉडी को आसानी से रेस्ट से मोशन में और मोशन से रेस्ट के अंदर ला सकते हैं। लेट्स से ये दोनों बॉडीज जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में, तो यहाँ जो ट्रक है वो भी रेस्ट में मौजूद है, और जो बाइसाइकिल है, बाइसाइकिल भी जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में मौजूद है। अगर ये दोनों स्टेट ऑफ रेस्ट में है और इनको हमें लेकर आना है मोशन में, तो मोशन में लाने के लिए हमें दोनों के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं बाइसाइकिल के ऊपर 10 न्यूटन या 100 न्यूटन की फोर्स लगाऊं और ट्रक के ऊपर भी मैं 100 न्यूटन की फोर्स लगाऊं, तो कौन सी बॉडी है जो कि इस 100 न्यूटन फोर्स से आसानी से मोशन में आ जाएगी? बाइसाइकिल। बाइसाइकिल आसानी से मोशन में आ गई, पहले रेस्ट में थी और अब मोशन में आ गई। क्यों आसानी से मोशन में आ गई? क्योंकि बाइसाइकिल की जो वो बॉडी है उसका मास कम है एज कम्पेयर टू ट्रक।
बिल्कुल सही है, बाइसाइकिल का जो मास है वो कम है, इसका इनर्शिया कम है, तो बाइसाइकिल की जो स्टेट है उसको चेंज करना भी हमें ज़्यादा आसान होगा। तो आसान हो जाए उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है एग्जाम्पल से कि इनर्शिया क्या होता है और इनर्शिया जो है वो क्या रोल प्ले करता है किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में आने में और मोशन से रेस्ट में आने में। हाँ क्लियर है। ओके, और एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल जो है वो बुक के अंदर भी मौजूद है। लेट्स सपोज हमारे पास एक एम्प्टी ग्लास मौजूद है और इस एम्प्टी ग्लास के ऊपर हमने जो है वो एक कार्डबोर्ड प्लेस कर दिया और इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने जो है वो एक कॉइन को प्लेस कर दिया है। अगर मैं इस कार्डबोर्ड को, ये कार्ड हो गया हमारे पास, ये ग्लास हो गया, अगर मैं इस कार्ड को इस डायरेक्शन में स्लोली मूव करूं तो स्लोली मूव करने से क्या होगा? कॉइन ग्लास के बाहर गिर जाएगा। पॉइंट जो है वो कार्ड के ऊपर रखा हुआ था, तो जो कार्ड को जब हम मूव करेंगे तो कॉइन भी जो है वो कार्ड के साथ साथ मूव होता जाएगा अगर मैं स्लोली मूव करूं। जब मैं स्लोली मूव कर रहा हूं तो हमारा जो ये कॉइन है वो रेस्ट में मौजूद है और रेस्ट से हम उसको मोशन के अंदर ला रहे हैं। जब रेस्ट से मोशन में हम स्लोली लाएंगे, जब स्लोली लेकर आएंगे तो स्टेट को चेंज करना आसान होता है। अगर लेट सपोज मैं इसको स्लोली लाने के बजाय सडनली जो है वो इस कार्ड को इस कॉइन के नीचे से जो है वो पुल कर लेता हूँ, तो जब मैं फास्ट मूव करूंगा, फास्टली पुल करूंगा, तो ये होगा कि कॉइन जो है वो अपनी जगह पर ही रहेगा जो कि ग्लास के ऊपर रखा हुआ था। और ये जो हमारा कार्ड है वो कार्ड जो है वो इसके नीचे से पुल आउट हो जाएगा और ये कॉइन जो है वो ग्लास के अंदर फॉल डाउन कर जाएगा। दिस मीन्स दैट कि जब हमने सडनली पुल किया इस कार्ड को तो जो कॉइन था उससे इनर्शिया ने रेजिस्ट किया, ज्यादा रेजिस्ट किया एज कम्पेयर टू पहले। तो अब ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से ये जो कॉइन था अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहा। कार्ड सडनली पुल आउट होने के बाद ये कॉइन हवा के अंदर फ्लोट कर रहा था और फौरन से जो है वो ग्रेविटी की वजह से फॉल कर जाएगा इस ग्लास के, एम्प्टी ग्लास के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ ठीक है। इसी तरह की एक और एग्जांपल है हमारे पास बुक के अंदर ही इनर्शिया की गिवन थी, दैट अगर हमारे पास ये पेपर स्ट्रिप है और इस पेपर स्ट्रिप के ऊपर हमने बहुत सारे कॉइन को इस तरह से प्लेस कर दिया और प्लेस करके जो है वो हमने एक स्टैक फॉर्म कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया स्टैक ऑफ कॉइन। अब बिल्कुल इसी तरह से प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह अगर इस पेपर स्ट्रिप को मैं स्लोली पुल आउट करता हूँ तो स्लोली पुल आउट करने से क्या होगा, ये जो कॉइन्स है, कॉइन्स मूव करेंगे, मूव विद पेपर स्ट्रिप। पेपर स्ट्रिप के साथ साथ जो है वो कॉइन भी मूव कर जाएंगे। अगर मैं इस स्ट्रिप को स्लोली पुल करने के बजाय सडनली पुल करूं या फास्ट पुल करूं तो क्या होगा? स्टैक ऑफ कॉइन वहीं पे रहेगा, वो गिरेगा नहीं, अनडिस्टर्ब रहेगा। स्टैक ऑफ कॉइन जो है वो वहीं रहेगा, अनडिस्टर्ब रहेगा अपनी जगह पर और पेपर स्ट्रिप जो है वो उसके नीचे से आराम से निकल जाएगी। स्लोली पुल करने से ऐसा नहीं होगा बिकॉज इनर्शिया ने जो है वो ज्यादा रेजिस्ट नहीं किया। जब हम फास्ट पुल करते हैं, सडनली पुल करते हैं पेपर स्ट्रिप को, तो सडनली पुल करने की वजह से ये स्टैक ऑफ कॉइन का इनर्शिया है वो एक्ट करेगा और अपनी स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट करेगा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी की जो स्टेट चेंज है वो अगर स्लोली की जाए तो हम ज्यादा आसानी से जो है वो उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इनर्शिया इतना ज्यादा रोल प्ले स्टेट के अंदर नहीं करेगा, जबकि अगर हम सडनली पुल आउट करते हैं
सडनली चेंज लाते हैं किसी भी बॉडी की स्टेट के अंदर, तो सडनली स्टेट में चेंज लाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इनर्शिया, जो कि डिपेंड करती है मास के ऊपर। एक लास्ट और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है वो एक लायन है जो कि चेस कर रहा है डियर को। अब इन दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो ये है कि लायन का जो है वो लार्ज मास होता है, मास उसका बहुत ज्यादा होता है, जबकि डियर का जो मास है वो बहुत ही कम होता है, इट हैज लो या लेस मास। जब हमने देखा हो लायन को डियर को चेस करते हुए, तो लायन की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, जबकि जो डियर की स्पीड है वो बहुत ही कम होती है। तो जब लायन चेस करेगा डियर को तो इट इज ऑब्वियस कि इसकी स्पीड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डियर। तो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि लायन हमेशा चेस कर ले डियर को, और डियर जो है वो उससे लायन से बच के ना जा सके। तो क्या हमेशा ऐसा होता है कि लायन चेस कर ले डियर को? हमेशा नहीं होता। लाइक अगर लायन है, अगर उसके अंदर ज्यादा मास नहीं हो तो वो उसकी स्पीड कभी कभार कम होती है, तो वो नहीं चेज कर पाता। ओके, तो लाइन यूजुअली जो है वो डियर के कंपैरेटिवली ज्यादा मास ही होता है, कम मास लाइन का नहीं होता है एज कम्पेयर टू डियर। अब देखो, बाय नेचर जो है वो लाइन को स्पीड ज्यादा मिली है, तो बाय नेचर डियर को जो है वो मास कम मिला है। अब देखो, अगर लाइन चेस कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, तो हाई स्पीड को भी आसानी से रीच कर लेगा, जबकि डियर इस स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर मूव करेगी तो इसकी स्पीड नेचर ने कम रखी है, तो लाइन हमेशा इसको आसानी से चेस कर लेता, बिकॉज डियर की स्पीड कम है। बट बाय नेचर डियर के पास एक और एबिलिटी है, वो ये है कि इसका मास कम है। जब मास कम होगा तो इसका मतलब है इनर्शिया जो डियर का है, इट हैज लेस इनर्शिया। मास कम होने की वजह से डियर का जो इनर्शिया है वो कम है। इनर्शिया कम होने का मतलब ये है कि डियर अपनी जो स्टेट है वो आसानी से चेंज कर सकता है। डियर रेस्ट से मोशन में भी आसानी से आ सकता है, डियर मोशन से रेस्ट में आसानी से आ जाएगा, और डियर जो है वो अपनी डायरेक्शन को भी आसानी से चेंज कर लेगा। जबकि लाइन का मास ज्यादा होने की वजह से लाइन का जो इनर्शिया है वो भी बहुत ज्यादा होता है, और लाइन का ज्यादा इनर्शिया उसको अपनी स्टेट चेंज आसानी से नहीं करने देता। लाइन आसानी से अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा। तो अगर हमने टेलीविजन में भी अगर देखा हो इनको चेंज करते हुए, तो डियर एक ट्रिक यूज करती है। डियर अपने कम इनर्शिया का एडवांटेज लेती है और डियर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। जब डियर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी तो लाइन को अपनी डायरेक्शन चेंज करने में ज्यादा मुश्किल होती है, तो डियर जो है वो वहां से आसानी से स्केप कर सकती है। अगर डियर जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहे तो फिर उसको कोई चीज नहीं बचा सकती है इस लाइन से, सिर्फ उसका लेस इनर्शिया है जो कि वो यूज करती है लाइन से बचने के लिए, और कम इनर्शिया होने की वजह से आसानी से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। जबकि यही काम लायन नहीं कर सकता, ऑल्दो इट हैज वेरी हाई स्पीड, बट इसका इनर्शिया ज्यादा है, तो वो आसानी से ना तो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, ना आसानी से लायन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इसीलिए डियर के पास भी चांस होता है लाइन को स्केप कर जाने के लिए। समझ आइए एग्जाम्पल? हाँ। ठीक है, इसी तरह की और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं डेली लाइफ में यहाँ पर इनर्शिया जो है वो रोल प्ले करता है। तो इनर्शिया की जो डेफिनेशन थी बेसिक, वो याद रखना कि इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी नहीं है इसका मतलब है ना तो उसको हम मेजर कर सकते हैं, ना हमारे पास इसका कोई ऐसा यूनिट होगा, ना हमारे पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मौजूद होगा, ना इसका कोई फॉर्मूला होगा। इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी। ये हर बॉडी की एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि वो चेंजिंग स्टेट में कितना रेजिस्ट कर सकती है, और जो फैक्टर है इसका, इट ओनली डिपेंड्स ऑन मास। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया भी ज्यादा होता है। तो यहाँ तक था हमारा टॉपिक इनर्शिया का, जिसमें हमने बहुत सारी पहले तो डिफाइन किया, देन हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी डेली लाइफ में कि इनर्शिया किस तरह से डेली लाइफ में रोल प्ले करता है। क्लियर है ये?
हाँ क्लियर है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बताओ मुझे। फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। ओके, so next topic we have is friction. तो फ्रिक्शन को अगर हम देखें तो पहले फ्रिक्शन को देखने से पहले हम एक चीज रिकॉल कर लेते हैं जो कि हमने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, फोर्स। और वहां पर हमने जो है वो फोर्स को डिफाइन किया था एज अ पुश और पुल ऑन आ बॉडी। किसी भी बॉडी के ऊपर जो पुश और पुल होता है उसे हम फोर्स कहते हैं। और साथ साथ फिर हमने जो है वो फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट्स देखे थे कि फोर्स के अप्लाई होने से बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। तो अगर उनमें से कुछ इफेक्ट याद है तो मुझे रिकॉल करवाओ। बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये होने से, या एक सेकेंड हम इसको सही से नोट कर लेते हैं। तो फोर्स के अप्लाई करने से बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ इफेक्ट्स आते हैं, जिनमें से एक इफेक्ट तुमने बताया कि, दोबारा बताओ, बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। बिल्कुल सही है, फोर्स अप्लाई करने से बॉडी की डायरेक्शन में चेंज आता है। इसके अलावा बॉडी के शेप में, मोमेंटम में। ठीक है, शेप के अंदर, मोमेंटम के अंदर चेंज, और बॉडी की वेलोसिटी के अंदर भी चेंज आता है। बॉडी की वेलोसिटी के अंदर भी चेंज आ जाता है, बॉडी की एक्सेलरेशन के अंदर भी चेंज आ जाता है। इसके अलावा एक और चीज हमने मिस कर दी, दैट इज बॉडी की स्टेट के अंदर भी चेंज आ जाता है। बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी, मोशन में है तो रेस्ट में आ सकती है विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये वो तमाम इफेक्ट थे जो कि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं अगर हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें। तो इस वाले इफेक्ट को हम देखते हैं कि फोर्स से अप्लाई करने से बॉडी के अंदर एक चेंज आया, और वो चेंज ये था कि बॉडी की स्टेट चेंज हो गई, चेंज इन स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। अदर बॉडी कैन चेंज द स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, और बॉडी कैन चेंज द स्टेट फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। ये दो मतलब होते हैं चेंज ऑफ स्टेट के। तो यहाँ जिस टॉपिक में जिस चीज की हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन की, वो असल में ये वाली फोर्स है, वो फोर्स जो कि बॉडी को रेस्ट में लाए या बॉडी को रेस्ट में लाने की कोशिश करे। अब फोर्स दैट ब्रिंग्स द बॉडी फ्रॉम मोशन टू रेस्ट और टेंड्स टू ब्रिंग द बॉडी टू रेस्ट, दिस फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। तो ये तमाम चीजें, ये तमाम इफेक्ट जो है वो फोर्स की वजह से आते हैं। डिफरेंट टाइप की फोर्स हो सकती है जो कि ये तमाम इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो वो फोर्स जो कि ये वाला काम करती है, अ फोर्स दैट प्रोड्यूस द चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी फ्रॉम मोशन टू रेस्ट, तो वो फोर्स जो है वो हमारी फ्रिक्शन फोर्स कहलाती है। क्लियर है ये? हाँ। ठीक है। तो वो फोर्स जो कि बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाती हो, तो उस फोर्स के बारे में दिस इज ऑब्वियस कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा फोर्स मोशन के ऑपोजिट होगी। अगर फॉर एग्जांपल ये जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये हमारे पास आ गई मोशन की डायरेक्शन, और जब उसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगी इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट एक्ट करती है। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं, इट एक्ट ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑपोजिट टू मोशन। सिमिलरली जिसके बारे में हमने ये भी कहा कि एक स्टॉप की बॉडी, ये बॉडी को स्टॉप कर देती है, और अगर स्टॉप नहीं कर रही तो इसमें it will tend to stop the body. ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये हमेशा प्रोड्यूस होती है व्हेन देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज।
It depends on contact between two or more bodies. जब भी दो या दो से ज्यादा बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो इस कांटेक्ट में आने की वजह से ये बॉडी जो है वो इनके दरमियान जो है वो एक फोर्स जनरेट हो जाती है, और इस फोर्स को जो है वो हम फ्रिक्शन कहते हैं। और क्योंकि ये डिपेंड करती है कांटेक्ट के ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो उतनी ही ज्यादा होती है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ओके, तो फ्रिक्शन के बारे में जो जो चीजें अभी हमने देखी, उसको हम यहाँ रिकॉल कर देते हैं दोबारा से कि फ्रिक्शन जो है वो ऐसी फोर्स है दैट रेजिस्ट द मोशन। हमेशा जो है वो मोशन को रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट के अलावा वी कैन ऑल्सो से दैट इट अपोजेस द मोशन। ये जो फोर्स है वो बॉडी को हमेशा अपोज करती है। बिल्कुल इसी तरह से फोर्स फ्रिक्शन के बारे में हमने ये देखा कि इट इज प्रोड्यूस बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। दो बॉडीज जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होती है, तो उसकी वजह से जो है वो उनके दरमियान फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें, तो इट इज ऑलवेज एट ऑपोजिट टू द मोशन। इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट टू मोशन होगी। जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप मोशन हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमेशा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। इसके अलावा अगर हम इसके फॉर्मूले यूनिट की बात करें, तो एज वी नो दैट दिस इज अ फोर्स। तो फोर्स का मतलब है इसका जो SI यूनिट होगा वो भी न्यूटन होगा, बिकॉज एवरी टाइप ऑफ फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन। सिमिलरली अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, तो फॉर्मूला फ्रिक्शन का हमारे पास होता है इज इक्वल टू म्यू आर या फिर म्यू W, और इट इज इक्वल टू म्यू mg। ये तीन डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं फ्रिक्शन फोर्स के, जिसमें R का मतलब होता है रिएक्शन फोर्स। सिमिलरली W जो है वो हमारे पास है वेट फोर्स, और जो M है वो होता है मास। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ फॉर्मूलाज आ गए फ्रिक्शन से रिलेटेड, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोड्यूस होती है जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होती है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें कि डेली लाइफ के अंदर जो है वो डिफरेंट जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे फ्रिक्शन का हम यूज कर रहे होते हैं। असल में फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अपोज करती है। तो फ्रिक्शन जो है वो डेली लाइफ में जहाँ जहाँ यूज हो रही है, वहाँ कहीं हमें वो एडवांटेज क्रिएट करती है, और कहीं हमारे लिए जो है वो डिसएडवांटेज क्रिएट करती है। जहाँ एडवांटेज क्रिएट करती है फ्रिक्शन हमारे लिए, हम ये करते हैं कि वहाँ फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, और जहाँ फ्रिक्शन हमारे लिए डिसएडवांटेजेस होती है, तो वहाँ हम कुछ मेथड्स को अप्लाई करके फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्शन की एक यूज है, एप्लीकेशन है, दैट एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। ब्रेक क्यों अप्लाई करते हैं हम? गाड़ी को स्टॉप करने के लिए। किसी भी व्हीकल को स्टॉप करने के लिए अप्लाई करते हैं, और स्टॉप करने का मतलब है हम कार को मोशन से रेस्ट में ला रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोशन से रेस्ट में लाने के लिए जो जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक से अप्लाई करने से वहाँ फ्रिक्शन रिड्यूस होती है, और फ्रिक्शन ये करती है कि उस कार को, व्हीकल को स्टॉप होने में मदद देती है। तो हम किसी भी व्हीकल का ब्रेकिंग सिस्टम देख लें,
चाहे वो बाइसिकल हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, वो बस हो या ट्रक हो या कार हो, तमाम व्हीकल्स के अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम है वहां पर फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करते हैं हम, ताकि उस व्हीकल को हम स्टॉप कर सकें। बिल्कुल इसी तरह से राइटिंग ऑन पेपर, जब हम पेंसिल से पेपर के ऊपर राइट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा सरफेस है पेपर का, और पेपर से जब हम पेपर के ऊपर पेंसिल से जब हम कुछ राइट करते हैं और पेंसिल से स्ट्रेट जो लाइन ड्रॉ करते हैं, तो क्या होता है, देखो पेपर का जो सरफेस है वो हमें बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रहा होता है, बिल्कुल प्लेन नजर आ रहा होता है, बट एक्चुअली के अंदर ये जो सरफेस है वो प्लेन नहीं होता। पेपर का जो सरफेस है वो कुछ इस तरह से रफ टाइप का सरफेस होता है। जब हम पेंसिल को इसके ऊपर मूव करते हैं, जब हम पेंसिल को इसके ऊपर मूव करते हैं तो पेंसिल के टिप के ऊपर जो है वो कार्बन मौजूद होता है, ग्रेफाइट है पेंसिल की जो टिप होती है। तो जब हम पेंसिल को इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे तो यहाँ मौजूद जो ग्रेफाइट या कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इन होल्स के अंदर जो है वो स्टे कर जाते हैं, रुक जाते हैं, या इसके अंदर जो है वो इस तरह से जमा हो जाते हैं इस सरफेस के रफ होने की वजह से। और यही रीजन है कि हम फ्रिक्शन का यूज करके किसी भी पेंसिल से या कलर पेंसिल से किसी पेपर के ऊपर राइट कर सकते हैं। अगर लेट सपोज ये जो पेपर है हमारा वो इस तरह का रफ सरफेस होने के बजाय बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट प्लेन होता, तो अगर इस सरफेस के ऊपर अगर हम पेंसिल को मूव भी करेंगे तो मूव करने से यहाँ कोई इरेगुलर सरफेस नहीं है, तो कार्बन के पार्टिकल्स जो है वो प्लेन सरफेस के ऊपर नहीं रुकेंगे, नहीं जो है वो स्टक हो सकेंगे। तो चाहे हम जितना भी पेंसिल को पेपर के ऊपर मूव कर लें तो ये पेंसिल जो है वो इस पेपर के ऊपर राइट नहीं करेगी। तो रफ सरफेस था यहाँ पर, और यहाँ जो पेपर का सरफेस है वो बहुत ज्यादा स्मूथ था, तो स्मूथ सरफेस के ऊपर हम राइट नहीं कर सकते और रफ सरफेस के ऊपर राइट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज्यादा है, जबकि यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम है। जिसका मतलब ये हुआ कि हम राइट करने के लिए, लिखने के लिए जब हम पेंसिल से पेपर के ऊपर कुछ लिखते हैं तो वहां फ्रिक्शन का यूज करते हैं। ये एप्लीकेशन समझ आ गई? हाँ, जब हम किसी भी पेन से लिखते हैं तो भी तो इंक यूज करते हैं, तो इंक भी इसी तरह सेटल हो जाती है उस रफ सरफेस के अंदर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। इंक भी जो है वो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो इन सरफेस के ऊपर जो है वो स्टिक हो जाती है। इसी एग्जाम्पल को और ज्यादा समझाने के लिए मैं एक और बात बताता हूँ। स्टिकर देखा है जिसके पीछे येलो वाला जो है पेपर होता है, और हम पेपर उस येलो पेपर को हटा के स्टिकर को स्टिक करते हैं, तो वो येलो वाला पेपर देखा है। देखिए येलो वाला स्टिकर वाला जो बैक साइड का पेपर होता है उसके ऊपर अगर हम यहाँ राइट करने की कोशिश करेंगे तो हमारी पेंसिल या पेन इसके ऊपर नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलती? बिकॉज ये जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा जो है वो स्मूथ होता है, और स्मूथ होने की वजह से जो है वो इसका जो सरफेस है वो प्लेन है, ऑलमोस्ट प्लेन है, तो हम पेपर या पेंसिल से इसके ऊपर नहीं लिख पाते। क्लियर है ये? हाँ, ठीक है। इसी तरह से एक और जो है हमारे जो फिंगर के टिप है, फिंगरप्रिंट ऑन आर टिप। जब हमें कोई लार्ज ऑब्जेक्ट को उठाना होता है या ग्रिप करना होता है तो उस लार्ज ऑब्जेक्ट को तो हम आसानी से उठा सकते हैं, बट जब हमें कोई बहुत माइन्यूट सा ऑब्जेक्ट को उठाना हो, लाइक फॉर एग्जांपल एक छोटा सा हमारे पास एक स्क्रू है, इसे उठाना हो, या फिर हमारे पास जो बिल्कुल बारीक सी निडल होती है उस निडल को अगर हमें उठाना हो,
तो हम दो फिंगर्स के बीच में जो दो फिंगर्स को यूज करके जब हम इन बहुत माइन्यूट से ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो वहां भी जो हमारी फिंगर प्रिंट्स है, अगर हम अपने फिंगर्स को देखें तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारी फिंगर है तो फिंगर की जो टिप है इसके ऊपर कुछ प्रिंट्स बने हुए होते हैं। इन प्रिंट्स के बनने की वजह से क्या होता है, ये हमारा जो फिंगर की टिप है वो रफ हो जाती है, स्मूथ नहीं होती। रफ होने की वजह से फ्रिक्शन ज्यादा प्रोड्यूस होती है और हम फ्रिक्शन की वजह से इस माइन्यूट से स्क्रू को या बहुत थिन सी नीडल को आसानी से उठा सकते हैं। तो हमारी फिंगरप्रिंट का एक यूज ये भी है कि हम किसी भी बहुत छोटी छोटी ऑब्जेक्ट को भी आसानी से उठा सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। अगर हम ये करें कि हम अपने हैंड्स के ऊपर रबर ग्लव्स पहन लें जिसका सरफेस बिल्कुल प्लेन होता है और उस रबर ग्लव्स को या प्लास्टिक ग्लव्स को वेयर करके हम चीजों को आसानी से होल्ड नहीं कर सकते या ग्रिप नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज हमारे हैंड के ऊपर या फिंगर के ऊपर जो प्रिंट मौजूद है ये प्रिंट हमें एक तरह से चीजों को होल्ड करने में या चीजों को ग्रिप करने में भी बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। क्लियर है ये बात? हाँ। ओके। इसी तरह से और जो यूज है फ्रिक्शन का हमारी डेली लाइफ में, दैट इज द पैटर्न ऑन शूज और टायर। टायर ये तमाम व्हीकल्स के होते हैं और साथ साथ जो शूज का जो नीचे बेस वाला एरिया होता है वो अगर देखा हो तो तमाम शूज और ऑलमोस्ट तमाम टायर्स के अंदर हमारे पास जो सरफेस है उसका वो स्मूथ सरफेस नहीं होता। उसका जो सरफेस है उसके ऊपर कुछ ना कुछ पैटर्न फॉर्म किए हुए होते हैं। तो जब एक रोड के सरफेस के ऊपर इस तरह का जो टायर है, जब टायर मूव करता है तो रोड का सरफेस जैसे अगर हमने देखा हो तो वो ऑलरेडी जो है वो रफ सरफेस होता है और ये जो टायर है टायर का सरफेस भी जो है वो स्मूथ बनाने के बजाय जो है वो कुछ पैटर्न बने हुए होते हैं उसके ऊपर। वो पैटर्न जो है वो उसको रफ सरफेस बनाने के लिए बनाए जाते हैं। इससे होता क्या है कि टायर और रोड के दरमियान एक अच्छी ग्रिप फॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से जो व्हीकल है या जो कार है वो आसानी से स्लिप नहीं होती। जब टायर पुराना हो जाता है, बहुत ज्यादा यूज हो जाता है तो उसके जो पैटर्न हैं वो इतने ज्यादा घिस कर या रब होने के बाद स्मूथ हो चुके होते हैं। तो उसके बाद से जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन के कम होने की वजह से वो कार या वो व्हीकल जो है वो आसानी से स्लिप हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से हमने दो तरह के अगर हम शूज को देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक शूज है वो एक फॉर्मल शूज है और एक हमारे पास जो है वो स्पोर्ट्स शूज मौजूद है। और स्पोर्ट्स शूज के ऊपर देखा होगा कि जो बेस होती है बेस जो हमारी होती है शू की उसके ऊपर कुछ पैटर्न फॉर्म किए हुए होते हैं, जबकि जो फॉर्मल शू होता है उसके अंदर कुछ खास पैटर्न फॉर्म नहीं किए हुए होते। तो ये जो स्पोर्ट्स शूज की बेस में जो पैटर्न गिवन होते हैं, पैटर्न बने हुए होते हैं, वो उस शूज की बेस को रफ बना देते हैं। और रफ बनाने से क्या होता है कि वो शू को हम वेयर करके आसानी से रन कर सकते हैं। फ्रिक्शन का यूज करके जो है वो अपने आप को आसानी से रन कर लेंगे या फिर अगर हमें स्टॉप होना है तो हम आसानी से स्टॉप हो सकते हैं। अनलाइक दिस फॉर्मल शू जिसकी जो बेस है वो बहुत ज्यादा स्मूथ होती है तो उसको पहन के अगर हम रन करेंगे तो स्मूथ सरफेस होने की वजह से फ्रिक्शन कम होगी और फ्रिक्शन कम होने का मतलब है कि वहाँ मोशन को अपोज करने वाली फोर्स कम है तो हमें उन शूज को पहन के रन करना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज हम उसके अंदर स्लिप हो जाएंगे क्योंकि इन शूज का सरफेस प्लेन है, स्मूथ है, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाती है। क्लियर है ये एप्लीकेशन? हाँ, क्लियर है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक नेल को इंसर्ट करते हैं किसी वॉल में, इंसर्टिंग नेल इनटू वॉल, तो
जब हम नेल को इंसर्ट कर देते हैं किसी वॉल के अंदर तो वो इतनी ज्यादा टाइट हो जाती है वॉल के अंदर जाने के बाद कि अगर हम उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा फोर्स भी अप्लाई करें या बहुत ज्यादा हैवी लोड भी उसके ऊपर हैंग कर दें तो वो नेल जो है वो इतनी आसानी से वॉल में से नहीं निकलती। तो वो क्यों नहीं निकलती? बिकॉज वॉल और नेल के दरमियान एक लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से उस नेल को वॉल में से निकालना या उस नेल को रेस्ट में से मोशन में लाना ज्यादा मुश्किल होता है। तो नेल की वॉल के साथ जो ग्रिप है जो कि उसको वॉल के अंदर इंसर्ट किया हुआ रहने देती है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होती है इसमें, इसलिए वो आसानी से निकलती नहीं है, आसानी से मोशन में नहीं आती। तो यहाँ भी हम एक तरह से फ्रिक्शन का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। क्लियर है यहाँ तक? हाँ क्लियर है। ओके। इसी तरह से व्हीकल के अंदर एक चीज यूज होती है दैट इज नोन एज बॉल सॉरी अच्छा, इसको हम जो है वो मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के अंदर देखेंगे। इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल देखते हैं कि फ्रिक्शन और कहाँ कहाँ किस जगह हमारे काम आती है। ओके ओके, तो यहाँ ये कुछ एप्लीकेशंस है फ्रिक्शन की। इसके अलावा और बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो कि डेली लाइफ में डिफरेंट जगहों पे हम फ्रिक्शन को अपने यूज के लिए, अपने एडवांटेज के लिए जो है वो यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे फ्रिक्शन जो है वो हमारे काम नहीं आ रही होती बल्कि हमें डिसएडवांटेज प्रोड्यूस कर रही होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ कुछ ऐसे मेथड्स को अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए, ताकि हमारा जो नुकसान हो रहा है या जो हार्म क्रिएट कर रही है फ्रिक्शन, उसको हम कम से कम कर सके। अच्छा, इससे पहले जो है वो कुछ टाइप देख लेते हैं फ्रिक्शन की, कि फ्रिक्शन हमारे पास जो है वो दो तरह की हो सकती है। वन इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरी कहलाती है हमारी रोलिंग फ्रिक्शन। ये हमारे पास बेसिक कुछ टाइप है फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन के बारे में जैसे मैंने अभी बताया कि फ्रिक्शन हमेशा होती है बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती है तो कांटेक्ट की वजह से जो है वो उन दोनों सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शन फॉर्म होती है। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह की फ्रिक्शन हो जाती है, एक चलाती है रोलिंग फ्रिक्शन और एक चलाती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है? लेट सपोज अगर हमारे पास ये सरफेस है और हमारे पास एक हैवी सा कार्टन मौजूद है या हैवी सा ब्लॉक मौजूद है जिसको हमें फोर्स अप्लाई करके मूव करना है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करती है कॉन्टैक्ट के ऊपर। दो बॉडीज के दरमियान जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट होगा हमारे लिए, वहाँ फ्रिक्शन जो है वो उतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अगर हम इस ब्लॉक को देखें तो ये ब्लॉक जो है वो सरफेस के साथ या इस फ्लोर के साथ जो कॉन्टैक्ट कर रहा है वो ये पूरा बेस एरिया है जो कि ब्लॉक का इस फ्लोर के साथ कॉन्टैक्ट में। तो जितना ज्यादा एरिया होगा कॉन्टैक्ट में तो हमारी जो फ्रिक्शन फॉर्म होगी वो उतनी ज्यादा होगी। अगर मैं इसी ब्लॉक को इस तरह से प्लेस कर दूं वर्टिकल, तो वर्टिकल प्लेस करने से क्या होगा, ये जो हमारा एरिया है कॉन्टैक्ट में विद दिस फ्लोर वो एरिया कम हो गया, और कम एरिया हो गया इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास लेस फ्रिक्शन होगी एज कम्पेयर टू द अबव डायग्राम जिसमें एरिया कॉन्टैक्ट ज्यादा था, तो हमारी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी ज्यादा थी। तो जब एक बॉडी या एक सरफेस या एक बॉडी किसी दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है, जैसे अगर मैं इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो फोर्स अप्लाई करने से ये ब्लॉक जो है वो स्लाइड करेगा इस सरफेस के ऊपर।
और स्लाइड करने से जो इनके दरमियान फ्रिक्शन फॉर्म होगी, उस फ्रिक्शन को हम जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसी तरह से जो अभी हमने टायर की एग्जांपल ली, जब एक टायर जो है वो मूव करता है तो टायर का जो एरिया इन कांटेक्ट होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है सरफेस के साथ, और एरिया इन कांटेक्ट कम होने की वजह से यहाँ पे जो फ्रिक्शन है टायर और रोड के दरमियान वो भी कम होती है, बिकॉज टायर का बहुत ही कम कांटेक्ट एरिया है विद दैट ग्राउंड। तो यहाँ पे फ्रिक्शन हमेशा कम होती है। तो अगर हम रोलिंग फ्रिक्शन को डिफाइन करें तो रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जब एक बॉडी किसी दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करे, स्लाइड ना करे, रोल करे, तो उन रोलिंग बॉडी और सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन फॉर्म होगी वो कहलाती है रोलिंग फ्रिक्शन। और अगर हम इन दोनों फ्रिक्शन को कंपेयर करें तो वी हैव रोलिंग फ्रिक्शन और दूसरी फ्रिक्शन थी हमारे पास दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को, तो कौन सी फ्रिक्शन ज्यादा होगी, कौन सी फ्रिक्शन कम होगी? स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? ये सरफेस एरिया ज्यादा है। हाँ बिल्कुल सही। इसका जो रीजन है वो बिल्कुल सिंपल सा है कि बिकॉज स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर जो एरिया इन कॉन्टैक्ट है वो ज्यादा होता है, बिकॉज कॉन्टैक्ट एरिया is much more than rolling। यहाँ जो रोलिंग में जो है वो कॉन्टैक्ट एरिया कम होता है, स्लाइडिंग में ज्यादा होता है। इसकी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा होगी। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी ब्लॉक की, तो अगर इस ब्लॉक को हम इस तरह से वर्टिकल प्लेस करके भी फोर्स अप्लाई करें और एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हो, और रादर देन हम इसको स्लाइड करने के हम ये करें कि इसके जो बेस है, इसके बेस में हम जो है वो रोलर्स प्लेस कर दें। रोलर्स प्लेस करने से क्या होगा? रोलर प्लेस करने से जो एरिया कॉन्टैक्ट है इस ब्लॉक का विद दैट ग्राउंड वो कम हो जाएगा, और एरिया कॉन्टैक्ट कम होने की वजह से इस ब्लॉक को हम आसानी से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकेंगे। क्लियर है एग्जाम्पल? हाँ। ठीक है। सिमिलरली जो है वो व्हीकल्स के अंदर एक और टायर्स के अंदर चीज यूज होती है जिसको कहते हैं बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग भी जो है वो असल में एक टूल है या फिर एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट कर देती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन को इनटू द रोलिंग फ्रिक्शन। तमाम किस्म के टायर्स में, चाहे वो व्हीकल में हो या किसी कार के टायर्स हो, किसी भी किस्म के टायर्स के दरमियान टायर्स के अंदर जो है वो ये चीज, ये डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है जिसको हम बॉल बेयरिंग है। और बॉल बेयरिंग ये करता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को असल में कन्वर्ट कर देता है रोलिंग फ्रिक्शन में, ताकि उन ऑब्जेक्ट को हम आसानी से मूव कर सकें। बिल्कुल इसी तरह जैसे जो नॉर्मल ये फर्नीचर होते हैं, फर्नीचर के बेस के अंदर भी जो है वो उसका एरिया ज्यादा होता है, तो वहां अगर हम रोलर्स को प्लेस कर देंगे तो उस फर्नीचर को हम आसानी से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से मूव कर पाएंगे। क्लियर है ये? हाँ। ठीक है। तो जैसे कि अभी यहाँ मैंने फ्रिक्शन के फैक्टर्स, हाँ यहाँ पर जो है अगर फ्रिक्शन के फैक्टर्स भी हम डिफाइन कर दें कि फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन कॉन्टैक्ट एरिया। कॉन्टैक्ट एरिया पे जो है वो फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करती है। जितना ज्यादा होगा कॉन्टैक्ट एरिया, उन सरफेसेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उतनी ज्यादा होती है। सिमिलरली कॉन्टैक्ट एरिया के साथ साथ दूसरा जो फैक्टर है फ्रिक्शन का, इट इज द नेचर ऑफ द सरफेस।
तो ये हमने जो है वो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स बताए हैं कि डिपेंड करती है फ्रिक्शन ऑन कॉन्टैक्ट एरिया और साथ साथ डिपेंड करती है नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर। तो कॉन्टैक्ट एरिया का मतलब मैंने बताया कि किसी दो सरफेस के दरमियान कॉन्टैक्ट एरिया जितना ज्यादा होगा वहाँ फ्रिक्शन भी उतनी ज्यादा होती है। और नेचर ऑफ सरफेस के अंदर हम बेसिकली दो टाइप के सरफेसेस अज्यूम कर लेते हैं दैट सरफेस हमारे पास या तो स्मूथ होगा, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दी थी वो स्मूथ पेपर वाली जिसके ऊपर हम नहीं लिख सकते, या फिर स्मूथ सरफेस का मतलब समझ लो कि अगर कोई फ्लोर है जो कि वेट है, गीला फ्लोर है, तो उसके ऊपर जब हम वॉक करेंगे या चलेंगे तो वहाँ हमारे स्लिप होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज स्मूथ होने की वजह से वहाँ फ्रिक्शन कम हो गई है। इसी तरह रेनी सीजन में या रेन के दौरान जो हमारा रोड है उसके ऊपर जब पानी गिरता है, वाटर जब फॉल करता है तो उस रोड जो कि पहले रफ सरफेस था तो उसके ऊपर पानी गिरने की वजह से वो जो रोड का सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन हो जाता है, बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है। और फ्रिक्शन कम हो जाने की वजह से व्हीकल मोटरसाइकिल इसके ऊपर आसानी से स्किड कर जाती हैं या स्लिप कर जाती हैं ड्यू टू लैक ऑफ फ्रिक्शन। इसी तरह से अगर किसी रोड के ऊपर ऑयल गिरा हुआ हो और वहां से भी कोई कार या कोई मोटरसाइकिल मूव होती है तो ऑयल की वजह से भी हमारा जो रोड का सरफेस है वो स्मूथ हो जाता है, बिल्कुल प्लेन हो जाता है, और वहां पर भी ये व्हीकल बहुत ज्यादा स्लिप होती है क्योंकि वो जो सरफेस है अब वो रफ नहीं रहा, अब वो हमारा सरफेस स्मूथ हो गया। तो दूसरा जो नेचर हो सकता है सरफेस का, इट इज द रफ सरफेस। तो रफ सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा होती है और अगर सरफेसेस स्मूथ है तो वहाँ फ्रिक्शन कम होगी। फैक्टर्स क्लियर है ये? हाँ। ओके। तो जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ फ्रिक्शन हमारे काम आ रही है, मैंने बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर्स वो बताई, एप्लीकेशन बताई, उन तमाम जगहों पे जो है वो फ्रिक्शन हमारे काम आ रही थी। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि फ्रिक्शन हमारे काम तो नहीं आ रही, फ्रिक्शन हमें जो है वो डिसएडवांटेज क्रिएट कर रही होती है। तो वहां हम क्या करते हैं, कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके। ज्यादा फ्रिक्शन हमारा काम खराब कर रही होती है, हमारा नुकसान कर रही होती है, डिसएडवांटेज फॉर्म कर रही होती है। इससे बचने के लिए हम कुछ मेथड्स होते हैं जो कि अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से वहां पर फ्रिक्शन कम हो जाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे डोर है हमारा, मेटल का जो डोर होता है अगर वो जैम हो जाता है, या फिर सिंपल कोई मशीन है, मशीन के अंदर कोई पार्ट्स है जो कि एक दूसरे से जैम हो जाते हैं, तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम जो है वो कोई ग्रीस अप्लाई कर देते हैं या फिर हम वहाँ पर ऑयल और वैक्स अप्लाई कर देते हैं। ऑयल वैक्स ग्रीस अप्लाई करने से क्या होता है, ऑयल वैक्स ग्रीस से तमाम सब्सटेंसेस जो है वो सरफेस को प्लेन कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं। तो वो जो मशीन है जिसके अंदर बहुत ज्यादा आवाज आ रही हो, या फिर कोई मेटल का गेट है, या फिर मशीन के कोई पार्ट है जिसमें से बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रही हो, जिससे एनर्जी जाया होती है हमारी, तो हम वहाँ पे ऑयलिंग कर देते हैं या ग्रीस अप्लाई कर देते हैं। इससे ये होगा कि वहाँ जो आवाज आ रही थी, वहाँ जो रबिंग की वजह से एनर्जी जाया हो रही थी, वो एनर्जी जाया नहीं होती। इसके अलावा जो मेथड्स है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के, वो ये कि हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रिप्लेस कर दें विद रोलिंग फ्रिक्शन। हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में। जैसे मैंने अभी इसकी डेफिनेशन में एग्जांपल दी कि फर्नीचर का जो बेस होता है उसका एरिया ज्यादा है, अगर हम फर्नीचर को स्लाइड करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो वहाँ फ्रिक्शन ज्यादा होगी, हम आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे। और अगर उस फर्नीचर की बेस में अगर हम कोई रोलर्स लगा दें या कोई व्हील लगा दें तो उसको हम आसानी से जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई करने से जो है वो, या रोलर्स को लगाने से हमारी जो फ्रिक्शन थी स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो
कम हो गई। इसी तरह से जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, इसका जो शेप है, फ्रंट शेप, वो हम फिश लाइक शेप बनाते हैं। और इसको हम ये भी कहते हैं ऑब्लोंग शेप। फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट कौन कौन से, लाइक बुलेट ट्रेन है, स्पोर्ट्स कार्स है, या स्पेस एयरक्राफ्ट हो गया, या एरोप्लेन हो गया, इस तरह के वो और तमाम ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव करते हैं। इसी तरह से अगर हम बुलेट को भी ले लें, तो बुलेट का भी जो फ्रंट वाला शेप होता है वो फिश लाइक होता है, या फिर हम फिश लाइक को ये भी कह सकते हैं पॉइंटेड एंड शेप। तो जो पॉइंटेड फ्रंट शेप होता है वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि एयर रेजिस्टेंस को कम से कम रख सके। इससे ये होगा कि अगर पॉइंटेड शेप नहीं होगा, प्लेन सरफेस होगा, तो उससे फ्रिक्शन ज्यादा होगी, जिससे बॉडी को मूव होना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फिश लाइक शेप बनाने से हम एयर फ्रिक्शन को कम से कम कर रहे होते हैं। क्लियर है ये? हाँ। ओके, तो हम